Hello students, now we will read the next session of फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि लुई 16 और रानी एंटोनी को फांसी की सज़ा हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रॉबेस्पियर की स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो बच्चों हमें पता था कि रॉबेस्पियर जो था वो एक क्रूअल राजा था जो कि फ्रांस में हो रहा था। रॉबेस्पियर के साथ और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ही बिलीव्ड इन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। वो सोसाइटी में एक्सट्रीम इक्वालिटी लाना चाहता था, इसीलिए ही पुट ऑन सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। एग्जाम्पल के लिए अगर बनाना है तो 50 रुपये दर्जन है तो उससे ज़्यादा कीमत पर कोई नहीं बेच सकता था। सीलिंग लगा दी गई थी। एवरीथिंग वॉज राशन, प्राइस वॉज फिक्स्ड। चाहे वो ब्रेड हो, मीट हो, कुछ भी हो। इक्वलिटी ब्रेड, ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वलिटी ब्रेड। चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो, अमीर हो, सबको एक जैसे आटे की ब्रेड खानी पड़ेगी टू मेंटेन द इक्वलिटी। In fact, he had the problem with the titles also. France royal country है, people used to address each other like sir and madam. He abolished all these. He said only you have to call each other citoyen or citoyenne, male citizen or female citizen. No other title was supposed to be there in France society. एक चीज़ और बहुत सबसे ज़्यादा गलत हुई थी फ्रांस में। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा था। तो बच्चों अब हम आएंगे राइन ऑफ टेरर पे। तो लुई 16 की मृत्यु के बाद द राइन ऑफ टेरर बिगिन। जैकोबिन गवर्नमेंट वॉज इन पिक्चर। जैकोबिन गवर्नमेंट का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो कि जैकोबिन क्लब का लीडर, जैसा कि हमने पढ़ा था। बेसिकली अब बच्चों फ्रांस का रूलर कौन बन गया? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ही वॉज अ वेरी रेडिकल पर्सन। ही बिलीव्ड इन अ सीवियर कंट्रोल। ही बिलीव्ड इन ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अगर कोई भी उसके अगेंस्ट जाता था तो एनीबडी इफ़ दे गो अगेंस्ट ऑफ मैक्सिमिलियन, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे एनिमी हो, एक्स नोबल्स हो, क्लर्जी हो, इवन मेंबर्स ऑफ हिस पार्टी वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन एंड देन उसके ऊपर कोर्ट में ट्रायल चलता था। गलती से भी गिल्टी प्रूव हो गए तो डेफिनेटली उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। रॉबेस्पियर बहुत ही सख्त था और किसी भी गिल्टी पर्सन की पनिशमेंट, किसी भी गिल्टी पर्सन को वो पनिशमेंट से नहीं छोड़ता था और डेथ भी देता था। वो डेथ की पनिशमेंट भी देता था और डेथ भी बड़े इनोवेटिव तरीके से दी जाती थी। एक मशीन थी, उसका नाम था गिलोटिन। इट हैड ए ब्लेड एंड 2 पोल्स एंड ए ब्लेड के थ्रू द पर्सन वुड बी beheaded। बच्चों अब रूल ऑफ डायरेक्टरी। अब रूल ऑफ डायरेक्टरी जो है बच्चों लुई 16 और रॉबेस्पियर की मृत्यु के बाद फ्रांस की सिचुएशन बहुत अनस्टेबल हो गई थी। इस अनस्टेबल पॉलिटिकल स्थिति से फ्रांस में एक नया दौर शुरू हो गया था। जैकोबिन गवर्नमेंट गिर चुकी थी। अब पावर में मिडिल क्लास लोग आ गए थे। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड एंड दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अगेन गेव वोटिंग राइट्स टू द प्रॉपर्टी वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार था। वुमेन स्टिल had no power to vote। टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी। दे थॉट अगर एक रहेगी तो देयर कुडेंट बी बैलेंस ऑफ पावर। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम था डायरेक्टरी। इसमें थे 5 लोग, लेकिन डायरेक्टरी जो थी दैट वाज मोस्ट डोमिनेटिंग। इस डायरेक्टरी की वजह से फ्रांस में बहुत क्लैशेस होते थे बिटवीन द डायरेक्टर एंड लेजिस्लेचर काउंसिल एंड ओवरऑल यू सी द फ्रेंच पॉलिटिकल सिचुएशन वाज वेरी वोलेटाइल, वल्नरेबल एंड अनस्टेबल। और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से फ्रांस में क्रिएट हो रहा था। फ्रांस में एक नया हीरो आ गया था पिक्चर में, उसका नाम था नेपोलियन
बोनापार्ट। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था। बच्चों, अब रूल ऑफ नेपोलियन, हम नेपोलियन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगले उसमें पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन मिलिट्री डिक्टेटर था। ये फ्रेंच सोसाइटी में इसने फ्रांस की बाकी की कंट्रीज से जो फ्रांस पर अटैक कर रही थी, ही सेव्ड फ्रॉम देम। अच्छा, अटैक क्यों हो रहा था? फ्रांस में जो ये पॉलिटिकल वैक्यूम बना था, व्हेन फ्रेंच पीपल वर फाइटिंग अमंग ईच अदर, तो दूसरी कंट्रीज़ फ्रांस को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। तब फ्रांस को एक हीरो की ज़रूरत थी, वो हीरो बना नेपोलियन बोनापार्ट। आफ्टर द सेविंग फ्रांस, ही हिमसेल्फ बिकेम द मोनार्क। नेपोलियन बोनापार्ट को बच्चों लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने उसको अपना भगवान समझा। बच्चों, नाउ वी विल कम ऑन एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी मतलब कि दास प्रथा का उन्मूलन। तो बच्चों क्या हुआ कि अब ये हम जिस एरा की बात करेंगे, सम humans were not treated like human, they were treated like animals. Some powerful men were treating less powerful men like animals and slave, and that is known as slavery. So let's talk about colonies in the Caribbean Sea. कॉलोनीज़ क्या होता है बच्चों? कॉलोनीज़ वो होती है जिन पर बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना कब्ज़ा जमा लेते थे, डोमिनेट करते थे और उन्हें अपनी कॉलोनी बना लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया को ब्रिटेन ने अपने कब्ज़े में ले रखा था, और इंडिया को ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था। दैट इज़ वाई वी कॉल ब्रिटिशर्स एज कॉलोनाइज़र। सो कैरिबियन सी की जो कॉलोनीज़ थी, जैसे मार्टिनिक थी, गॉडिलोप थी और डामिंगो थी, दीज कॉलोनीज़ वर वेरी वेरी नेचुरली रिच। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा था। ये बहुत अच्छा साधन थी टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी जैसे प्रोडक्ट के लिए। पूरा यूरोप इन पर डिपेंड रहता था, बट यूरोपियंस वर नॉट रेडी टू गो एंड वर्क देयर। दे वांटेड द रिसोर्सेज ऑफ दीज कॉलोनीज, बट दे डोंट वांट टू गो देयर एंड वर्क। व्हाई? बिकॉज हु वांट टू गिव अप लग्जरीज? कौन अपने घर का ऐशो आराम छोड़कर किसी डेवलपिंग नेशन में या को नेशन में जाकर काम करना चाहेगा? अब अगर वहाँ का सामान चाहिए तो नौकरी भी नहीं करनी है, जाना भी नहीं है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। तो बच्चों, दैट समथिंग एल्स क्या था? दैट समथिंग एल्स बिकेम स्लेवरी। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लेबर, यूरोपियन केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट and mostly in the plantation and tea plantation. Now this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and America. It began in the 17th century and went on 100 or more years. Here we'll take example of France. There were two port cities, Bordeaux and नानेट्स। यहाँ से शिप निकलती थी अफ्रीका कोस्ट के लिए। ये दो पोर्ट थे फ्रांस के, यहाँ से शिप निकलती थी और अफ्रीका जाती थी। वहाँ पर क्या होता था? देयर वुड बी ए पर्सन हु सेलिंग पर्सन्स, सेलिंग अफ्रीकन्स को बेचा जाता था टू द ओनर्स, टू द स्लेव ट्रेडर्स। अफ्रीका से स्लेव्स बेचे जाते थे, शिप पर बैठाए जाते थे और शिप चलती थी 3 months के लिए, and they were pegged tightly. They were treated like animals. They were treated like slaves. They were not treated with respect or dignity. और फिर जब ये यूरोप में फ्रांस में आ जाते थे तो then they were sold to the plantation owner. प्लांटेशन ओनर इनसे कुछ भी काम करवाते थे। This exploitation made यूरोप मोर एंड मोर पावरफुल। यूरोप का सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों स्लेव ट्रेड पर बेस्ड था।
अब क्या हुआ, एंड ऑफ द स्लेवरी। तो बच्चों इन 1794 जैकोबिन रेजिम केम, दे फ्रीड ऑल द स्लेव्स। दे सेड कि फ्रीडम सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही नहीं है, फ्रांस में भी जो रह रहा है उन सब के लिए है। उन्होंने सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया और अपने घर जाओ, उन्होंने ऐसा बोल दिया। बट इट वॉज वेरी शॉर्ट टर्म मेज़र, 10 साल के लिए ही हुआ था। देन वॉट हैपन, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, फ्रांस में वापस से मोनार्की री इंट्रोड्यूस हुई, वापस स्लेवरी री इंट्रोड्यूस हुई। फाइनली स्लेवरी 1848 में फ्रांस से स्लेवरी जो थी वो पूरी तरह एबॉलिश हो गई थी। यूरोप में स्लेवरी का चलन चला और काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ कॉलोनीज़ का। बच्चों अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ वुमेन के बारे में। तो डिड वुमेन हैव रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अभी सब मेल को ही वोटिंग का राइट था, पुरुष लोगों को ही वोटिंग का राइट था। कभी जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी उनके पास वोटिंग का राइट होता था, पर वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स वर नेवर गिवन इन फ्रांस। अब जानते हैं कि इवन आफ्टर दैट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग वुमेन वर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन ऑल द इवेंट्स। सबसे बड़ा वहाँ पर जो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करती थी महिलाएं, एंड दे वर होपिंग बिकॉज ऑफ देयर पार्टिसिपेशन डेफिनेटली व्हेन द न्यू गवर्नमेंट विल कम दे वुड बी रिवार्डेड बाय द वोटिंग राइट्स। वो इस उम्मीद से स्ट्रगल कर रही थी कि उन्हें कभी तो पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। अब ये महिलाएं कौन सी थी उनके बारे में पढ़ेंगे। सो वुमेन ऑफ फ्रांस of that era we can divide it in two categories, rich women और poor women। जो थर्ड स्टेट्स की वुमेन होती थी वे ज़्यादा अनएजुकेटेड होती थी, एंड दीज वुमेन यूज टू वर्क आउटसाइड देयर हाउसेज। अब चूँकि अनएजुकेटेड थी, जॉब ट्रेंड नहीं थी, स्किल नहीं थी, तो इसलिए ये छोटे मोटे काम करती थी, लाइक डोमेस्टिक सर्वेंट, सिलाई का काम करती थी, कपड़े धोने का काम करती थी, फ्रूट्स फ्लावर्स वेजिटेबल बेचती थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वुमेन ऑफ रिच फैमिलीज़। ये वुमेन नोबल और वेल्दियर फैमिलीज़ की डॉटर होती थी, कभी कभी थर्ड स्टेट्स के वेल्दी फैमिली की भी डॉटर्स होती थी। बट द पॉइंट इज़ कि ये औरतें कॉन्वेंट स्कूल में जाकर पढ़ सकती थी, इन कंट्रास्ट टू वुमेन बिलोंगिंग टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गरीब फैमिली की महिलाएं पढ़ने नहीं जा सकती थी। ओवरऑल देखें तो वुमेन हैड डन अ ग्रेट जॉब इन द प्रोसेस। they used to discuss their own interests, their own needs। they have their own 60 political clubs। उसमें बहुत ही फेमस क्लब हुआ करता था, द सोसाइटी ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। अब इन महिलाओं की एक ही डिमांड थी, वह थी इक्वालिटी। दे वर जस्ट आस्किंग फॉर इक्वालिटी, नथिंग मोर। When the voting rights were extended to the men, they were saying please treat us equal and give us the same political rights। पर इन महिलाओं को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, तो वुमेन वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस फ्रॉम देयर करंट सिचुएशन। उन्हें पैसिव सिटीज़न मिला, नो पॉलिटिकल राइट्स वर गिवन। ऐसा नहीं कि रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें महिलाओं के लिए अच्छी करी थी, पर पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। अब ये देखते हैं कि व्हाट दीज वुमेन वर रिवार्डेड बाय। स्कूलिंग एंड एजुकेशन इज़ कंपलसरी। स्कूलिंग और एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया गया था महिलाओं के लिए। फोर्स मैरिजेस बाय देयर फैमिली कुड नॉट लॉन्गर अगेंस्ट देयर विल। उनकी इच्छा के बगैर उनकी शादी ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती थी। इट बिकेम अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। शादी को ऐच्छिक
अनुबंध माना गया था और सिविल लॉ के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा था। डिवोर्स को भी लीगल माना जाने लगा और किसी की भी तरफ से डिवोर्स केस अप्लाइड किया जा सकता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की। वुमेन को जॉब के लिए ट्रेन किया जाने लगा था, वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी और दे कैन रन स्मॉल बिजनेस। तो ये सब हुआ, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। अब उसके बाद हो गई गवर्नमेंट चेंज। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन रॉबेस्पियर केम इन पावर, तब भी महिलाओं के स्ट्रगल जारी थे। रॉबेस्पियर बिलीव इन कंट्रोल एंड पनिशमेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिस, सो ऑर्डर्ड फॉर द क्लोजर ऑफ द वुमेन्स क्लब। उसने सारी वुमेन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया, क्लब सारे बंद करवा दिए। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन्स वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ये चल रहा था वुमेन और रेन ऑफ टेरर में। नाउ राइट फॉर suffrage of women did not just end there, it continued. It not only continued in France, it continued in so many parts of Europe and so many other parts of the world. तो ये जो है इस पूरी मूवमेंट को इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट कहा गया था। ये मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out, बच्चों, an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century, or it was finally in 1946 that the women in France won the right to vote. बच्चों, अब ये हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड नाउ बच्चों, अगर कोई क्वेरी हो तो अपन जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।